हेलो बच्चों, बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने वही क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिए थे, यानी मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस। क्योंकि एक्सरसाइज के तो मैंने आपको कराई दिए थे वीडियो में, तो आज हम मिसलेनियस के वो एग्जांपल्स और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में दिए थे। ठीक है, देखते हैं भाई। अब जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 26 है, क्या कह रहा है ये? राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। कि एक्स वाई प्लेन में, यानी 2D में बात कर रहा है ना, सिर्फ एक्स और वाई में। एक्स वाई प्लेन में सभी यूनिट वेक्टर लिखो। अब सभी तो नहीं लिख सकता ना कोई, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे भाई। तो क्या कह रहा है ज़रा समझते हैं अच्छे से। देखो ये मैंने ऐसे ही यहाँ पे फिगर बना के छोड़ दिया, एक्स वाई एक्सिस। कह रहा है एक्स वाई प्लेन, यानी कि ये जो हमने बना दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इससे ये जो प्लेन बन गया है इसमें सभी यूनिट वेक्टर्स लिखो। तो सभी तो छोड़ो, पहले ज़रा एक लिखते हैं हम यूनिट वेक्टर। क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं ऐसा कि भाई हमने एक वेक्टर बना लिया, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है भाइयों, ये जो वेक्टर हमने बनाया है, हमने मान लिया कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यानी इसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी बच्चों? 1। इसकी लेंथ क्या होगी? 1। ठीक है, ये ओरिजिन को हमने O मार्क कर लिया, इस पॉइंट को P मार्क कर लिया, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी लेंथ 1 हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा हमने मान लिया कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। ऐसा हमने मान लिया कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, समझ गए भाइयों बात? अब क्या करें? अब मैं ना P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये डिस्टेंस x है। ठीक है, और जो हाइट है, हाइट हमने मान ली y है। तो P के कोऑर्डिनेट x, y हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं है भाई? ये x है, यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये x हो गया। और हाइट कितनी है? y, तो मतलब यहाँ पे ये y हो जाएगा ना डिस्टेंस। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे जो OP वेक्टर है वो क्या होगा, P का जो पोजीशन वेक्टर है यानी OP वेक्टर क्या होगा बच्चों? वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है भाई? आपको पता है O यानी ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0, और P क्या है? एक्स वाई। तो ये जो OP वेक्टर है वो क्या होगा? x माइनस 0 यानी एक्स आई कैप, फिर y माइनस 0 वाई जे कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया P का। अब ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको दिख ही रहा होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इस थीटा को देखें तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो x/1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस क्या होता है भैया? कॉस थीटा। तो जो x आ गया बच्चों वो आ गया कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही फिर से इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखें y/1 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ से हमें पता चला y आ गया साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यू आई है एक्स वाई की, इसको इधर पुट कर देते हैं। तो ये जो OP वेक्टर आ गया वो क्या हो जाएगा बच्चों? x की जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा, y की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया OP वेक्टर इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा की शक्ल में। अब बच्चों ये तो हमने यहाँ पे लेंथ 1 ली थी, है ना, और हमने ये थीटा लिया था। पता नहीं कितना एंगल है ये। आपको पता है अगर मैं OP का मैग्नीट्यूड निकालूँ, वैसे OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सही है कि नहीं है भाई? I का कोफिशिएंट कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, J का साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हमेशा ही 1 होता है, चाहे थीटा कुछ भी हो, है ना। यानी कि ये वेक्टर जो है अगर यहाँ था, बाई चांस ये यहाँ भी होता या यहाँ भी होता, कहीं भी होता, तो ये एंगल जो थीटा है ये हमारा कितना भी बढ़ता चला जाए, शक्ल तो यही रहेगी। शक्ल ये रहेगी तो मैग्नीट्यूड 1 रहेगा।
यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया इसको रेडियस मानते हुए अगर मैं एक सर्कल बना दूँ यूँ, है ना, जिसका सेंटर ओरिजिन रहे, तो इस पे जितने भी वेक्टर बनेंगे वो सभी यूनिट वेक्टर होंगे। पहली बात तो क्यों, क्योंकि रेडियस 1 है तो सब जगह लेंथ 1 हो जाएगी। अब सारे तो हम लिख नहीं सकते ना, सारे बोले थे उसने तो हमने एक ऐसी शक्ल लिख दी, ऐसे ही लिख दिया उसको इस टर्म्स में, थीटा की टर्म में, कि थीटा कुछ भी हो सकता है, एंगल आप कितना भी बढ़ा लो कम कर लो, इस शक्ल में जो भी वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर होगा इन एक्स वाई प्लेन। तो ये एक तरीके से हमने सारे यूनिट वेक्टर्स लिख दिए एक्स वाई प्लेन में कि आप भैया थीटा कम ज़्यादा लिखते जाओ, आपको बहुत सारे वेक्टर मिल जाएंगे, लेकिन सभी यूनिट वेक्टर होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड उनका हमेशा 1 आएगा। ठीक है भाइयों, हो गया क्वेश्चन। आंसर तो यही है बस, ओपी वेक्टर। ये तो बस मैंने समझाने के लिए तुम्हें लिख दिया मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखो, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो यानी यही क्वेश्चन है, बस ये जो थीटा है वो हमें 30 डिग्री दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है? 30। तो इसी में आप थीटा की जगह क्या लिख दोगे? बस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप। ठीक है ना, और आपको cos 30 साइन 30 की वैल्यू पता ही है, पुट कर देना, हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, इजी है ना। तो बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब देखते हैं भाइयों एग्जाम्पल नंबर 27। कह रहा है इफ़ दिस वेक्टर दिस वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी, कि ये जो 4 वेक्टर आपको गिवन है ये ए बी सी के पोजीशन वेक्टर है। यानी ये जो है ये ए का पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओ ए वेक्टर है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है यानी ओ बी वेक्टर है, ये सी का पोजीशन वेक्टर है यानी ओ सी वेक्टर है, और ये डी का पोजीशन वेक्टर है यानी ओ डी वेक्टर है। ठीक है, तो आपको ये चारों पता है। अब क्या कह रहा है ये, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर में एंगल निकालो और फिर बताओ कि वो कोलिनियर है ए बी और सी डी। ठीक है, तो पहले तो आपको ए बी वेक्टर निकालना आना चाहिए। आपको मैंने बताया था ए बी वेक्टर ऐसे निकाल सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, बताया था ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। आपको बी का पोजीशन वेक्टर पता है ये, और ए का भी पता है, बस माइनस करना है। वही करा है इसने, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये दोनों लिखे माइनस करके ये आ गया। फिर क्या किया इसने, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। आता है निकालना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ना, ये निकाल लिया। फिर सी डी वेक्टर निकाला, तो सी डी कैसे निकलेगा, डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, दोनों पता है ये रे, तो ऐसे ही हमने सी डी वेक्टर निकाल लिया है। ठीक है, फिर सी डी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया इसने, डायरेक्ट लिख दिया, आप निकाल लेना। पता है ना ये इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब एंगल निकालना था, फॉर्मूला आपको पता ही है, ये cos थीटा इक्वल्स टू एक वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट आता है ना, डॉट प्रोडक्ट निकालना। वही आई के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर दो प्लस जे के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो प्लस के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट। नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड ये हमने निकाले हुए हैं, 3√2 और 6√2। तो ये सॉल्व कर आगे कट पिटा के -1 आ गया। तो cos थीटा की वैल्यू -1 आ गई। अगर आपको थोड़ा सा बाई ट्रिको आती है तो पता होगा cos थीटा -1 80 डिग्री पे होता है। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो हमें पता चल गया थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री। और दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री एंगल कब होगा, जब एक यूँ जा रहा हो और एक यूँ जा रहा हो, बिल्कुल अपोजिट वेक्टर हो, है ना, तभी तो एंगल कितना होगा 180। तो जब यूँ जा रहे हैं तो कोलिनियर नहीं हो गए भाई, हो गए ना, बस यही लिखा है। क्या लिखा है, थीटा क्या लिखा है भैया, पाए आ गया, थीटा क्या आ गया, पाए
दिस शोज दैट द वेक्टर ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। ठीक है, समझ गया भाइयों बात? हो गया, आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, इसने और भी दिखाई है, ए बी जो है वो सी डी का -½ टाइम्स है। तो बताया था ना, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अगर लैम्डा टाइम्स होता है तो भी हम कह सकते हैं वेक्टर कोलिनियर है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, देखिए अगला एग्जांपल। अब ये क्या कह रहा है कि ए बी सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट ए का मैग्नीट्यूड इतना, बी का इतना, सी का इतना, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। कह रहा है हर एक वेक्टर बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है, यानी जो ए है वो परपेंडिकुलर है बी और सी के सम के। समझ गए? ए क्या है? परपेंडिकुलर है बी और सी के सम के। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना भाई। ए और बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। समझ गए ना बात? ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, कह रहा है हर एक वेक्टर बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है। जैसे बी वेक्टर की बात करें तो वो बाकी दो यानी ए और सी के सम के परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, तो इसका मतलब बी डॉट ए प्लस सी भी क्या हो जाएगा? 0। आपको पता है कभी भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। ऐसी जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम के, यानी ए और बी के सम के। तो सी जब ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है तो सी डॉट ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना। तो यही तीनों यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं कि ये गिवन है हमें। ठीक है, और तीनों के मैग्नीट्यूड भी गिवन है। हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अब ये मैंने आपको छोटी मगर मोटी बात बताई थी कि ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। ये जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर डॉट वेक्टर। फिर क्या करा इसने? ब्रैकेट्स खोल लिए भाई, आते ही आपको खोलने। ठीक है, अब ब्रैकेट जब खोलोगे तो ये ए डॉट बी प्लस सी लिखा है जो कि क्या हो जाएगा? 0। ये गिवन है। ठीक है, ऐसे ये बी डॉट ए प्लस सी लिखा है, ये भी क्या हो जाएगा? 0। और ये सी डॉट ए प्लस बी लिखा है, ये भी क्या हो जाएगा? 0। ए डॉट ए आपको पता ही है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होता है, बी डॉट बी भी मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर होता है, सी डॉट सी भी मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर होता है। मैग्नीट्यूड ए बी सी की वैल्यू पता ही है, तीनों यहाँ पे पुट कर दी हमने, सॉल्व करके 50 आ गया। तो 50 किसकी वैल्यू निकली है? जो 50 वैल्यू इसकी निकली है ना। तो जब ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की वैल्यू 50 है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 50। ख़त्म। सही है ना। ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो 50 है, तो मैग्नीट्यूड उसका कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 50, यानी 5 स्क्वायर रूट 2। ख़त्म। बड़े भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 29 है ये भाई एक्सरसाइज 10.3 कराई थी मैंने आपको, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 था। बिल्कुल उसकी तरह करना, आपसे खुद ही हो जाएगा। बस उसमें ए बी सी के मैग्नीट्यूड 1 लिए थे, यहाँ पे आपको 1 नहीं कुछ और दे रखे हैं, 3, 4 और 2। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो आपने वैसे टेपना है, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे करा रहा हूँ, ये अब आपको खुद करना है। तो बच्चों ये जो सेकंड क्वेश्चन है मिसलेनियस का, ये तो आप खुद ही कर सकते हो भाई। कह रहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो आपको आता है ना पी क्यू वेक्टर निकालना आता है आपको, 2 पॉइंट से निकाल लोगे। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब ये कह रहा है इसके स्केलर कंपोनेंट्स बताओ, यानी इसके आई जे के कोफिशिएंट्स बताओ, बस वेक्टर मत लिखो। तो ये स्केलर कंपोनेंट्स हो गए। डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट मतलब डायरेक्शन रेशियो। तो ये हमारे हो गए स्केलर कंपोनेंट। और फिर कह रहा है पी क्यू का मैग्नीट्यूड लिखो, तो वो तो आपको आता ही है लिखना। पी क्यू का मैग्नीट्यूड नहीं लिख पाओगे भाई। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये तो बकवास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट
एक लड़की 4 किलोमीटर चली वेस्ट की तरफ। तो साथ साथ ही करते जाते हैं, फिगर बनाते जाते हैं, क्योंकि पूरा तो दिमाग में रह नहीं पाएगा क्वेश्चन, है ना। अब वेस्ट की बात कर रहा है तो भैया डायरेक्शंस बना लेते हैं पहले। तो ये बना लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले उसने कहा कि लड़की 4 किलोमीटर चली वेस्ट की तरफ। तो देखो भाई, जब कोई बंदा कहीं से चलना शुरू करता है तो हम मानते हैं वो उसका ओरिजिन है। तो लड़की ने यहाँ ओरिजिन से चलना शुरू करा। कहाँ से भाइयों? ओरिजिन से चलना शुरू करा और वो 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई। तो हमने माना कि वो यहाँ पे चली, ठीक है। ये ओरिजिन से वेस्ट की तरफ गई, कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर, ठीक है भाइयों। ऐसे चली वो, फिर अब वो यहाँ पहुँच गई फाइनली, ठीक है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ए, कि वो ओ से चली ओरिजिन से इधर ए की तरफ और यहाँ ए पे पहुँच गई, कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। अब वो फिर यहाँ से फिर से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए फिर से डायरेक्शंस बना लेते हैं हम, फिर से उसके लिए ऐसे डायरेक्शंस बना लेते हैं भाई। ये अब उस लड़की का नया ओरिजिन हो गया ना ए। अब जब वो यहाँ से चलेगी तो हम यहाँ से डायरेक्शन देखेंगे। तो अब यहाँ से ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। अगर ए को हम ओरिजिन माने तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट तो ये है इधर और ईस्ट इधर है ही है, ठीक है। अब वो यहाँ से फिर से चलेगी और कैसे जाएगी देखते हैं। अब आगे वो कह रहा है, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जाएगी 3 किलोमीटर। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बच्चों, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कुछ ऐसा जाएगी, ठीक है ना। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है? ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है कि नहीं है भाई। नॉर्थ जो है उसके ईस्ट में जाएगी 30 डिग्री, तो ये एंगल हो गया ना 30 डिग्री, ठीक है। कितने किलोमीटर चली? 3 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया भाई 3 किलोमीटर। अब वो हमसे पूछ रहा है, डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। लड़की जो स्टार्टिंग में जहाँ से चली थी वहाँ से उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ना क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमें ये बताना है, ठीक है। जैसे अब वो बी पॉइंट पे पहुँच गई तो हमें क्या बताना है? ओ बी, ठीक है बच्चों, हमें बताना है ओ बी। वैसे तो क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा है तो ओ बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, क्योंकि उसने पूछी है डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। अगर उसने पूछा होता ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ तो हम निकालते ओ बी वेक्टर, पर उसने डिस्प्लेसमेंट पूछी है तो हम ये निकालेंगे ओ बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बुक में जो आंसर है वो सिर्फ ओ बी वेक्टर दे रखा है, मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है, पर आप निकालेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा हो तो आप ओ बी वेक्टर निकाल के छोड़ सकते हो। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी है तो ओ बी की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल हमें ओ बी चाहिए, तो हमें बी के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे बच्चों। ओ बी के लिए हमें क्या चाहिए होगा? बी के कोऑर्डिनेट्स। तो क्या करेंगे उसके लिए भाइयों? क्या करेंगे उसके लिए? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है। क्या करा हमने? इस डिस्टेंस को बच्चों, इस वाले डिस्टेंस को हमने मान लिया ये x है। तो जब भाइयों ये x है तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये पूरा 4 है, इतना x है, तो बाकी क्या हो जाएगा? 4 माइनस x, सही है ना। यानी ये डिस्टेंस हो गया 4 माइनस एक्स। ये वाला अपना डिस्टेंस क्या हो गया? 4 माइनस एक्स। और ये जो हाइट है इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। अब ये एंगल भाइयों 30 डिग्री है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 60, ठीक है भाइयों। लिख दें? कहाँ लिखे, जगह तो बन नहीं रही। तो भाई ये एंगल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 60 डिग्री है, याद रखना। फिगर कुछ ज़्यादा ही छोटी बना दी मैंने,
कि ये 30 तो ये अंदर वाला 60, ठीक है। अब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख ही रहा होगा भाइयों, दिख रहा है। तो अगर मैं इसको बेस ले लूँ और इसको हाइपोटेन्यूज, तो थीटा मेरा कितना है 60, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है ना। यानी कॉस 60 जो होगा वो हो जाएगा 4 - x अपॉन 3, ठीक है ना। ये एंगल 60 है, थीटा 60 है, तो ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से x निकल जाएगा, अब निकल जाएगा ना भाई। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो 3/2 इज इक्वल्स टू 4 - x। तो क्या पता चल गया भाइयों इससे कि x कितना आ गया, 5/2, ठीक है। x पता लग गया। अब क्या पता लगाना है हमें, y। तो फिर से इसी ट्रायंगल को देख लेते हैं। ये एंगल हमें पता ही है कितना है 60, y परपेंडिकुलर है और 3 कितना है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज 3 है, तो p/h क्या होता है, साइन थीटा, एंगल है 60, तो y अपॉन 3 क्या हो गया बच्चों, √3/2। इससे हमें y की वैल्यू पता लग गई 3√3/2, ठीक है। तो ये अपना y भी निकल गया, x भी निकल गया। अब देखो ये जो डिस्टेंस है x है, पर क्योंकि ये ओरिजिन से किधर जा रहा है, नेगेटिव x एक्सिस की साइड जा रहा है, तो जब मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखूँगा तो वो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x तो नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है कि नहीं भाई। ये डिस्टेंस x है, पर क्योंकि ओरिजिन के लेफ़्ट साइड है तो नेगेटिव मानेंगे ना उसको, तो इसलिए -x। और हाइट कितनी लिया हमने, y, तो ये भी y हो जाएगी ना इतनी, ये y है तभी तो ये y होगा, और क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस है तो इसलिए y को पॉजिटिव लिया। तो ये हमें b के कोऑर्डिनेट पता है। तो अगर हम OB वेक्टर लिखना चाहें, OB वेक्टर, तो वो हो जाएगा -xi प्लस yj, ये होगा ना OB वेक्टर। भाई ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, तो ये हमने O भी पता है, B भी पता है, OB वेक्टर लिख दिया। अब x और y की वैल्यू पता है, ये रही, पुट कर दो यहाँ पे, निकल गया OB वेक्टर, निकल गया कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया। और जब OB वेक्टर पता होगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे, ठीक है भाइयों। हो गया क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब आता है भाई फोर्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर किसके इक्वल है, बी प्लस सी के, यानी बी और सी का रिजल्टेंट ए है। यानी हम कह सकते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल बना रहे हैं। देखो ऐसे कि भाई ये बी वेक्टर ले लिया हमने, ये सी वेक्टर ले लिया, तो जो बी और सी है उनका सम हो जाएगा ए, है ना। तो ए क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। पढ़ा है ना भाइयों ट्रायंगल्स लॉ कि नहीं पढ़ा। ये बी वेक्टर था, ये सी वेक्टर था, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, कि पहले सी से ए गए फिर ए से बी गए, तो डायरेक्ट सी से बी चले जाओ, एक ही बात है। तो जो सी वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है सी बी यानी ए, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स लॉ में। तो ऐसा हमें कुछ गिवन है कि ए किसके इक्वल है, बी प्लस सी के। अब आपको दिख रहा है इस वेक्टर को हम ए कह रहे हैं, इसको बी और इसको सी। तो वो पूछ रहा क्या है, क्या ए का मैग्नीट्यूड बी और सी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है। नहीं है, आप फिगर में देख लो भाई, ए का मैग्नीट्यूड और बी और सी का मैग्नीट्यूड, वैसे ही देख लो, बी की लेंथ सी की लेंथ को ऐड करूँगा तो क्या एक ही लेंथ के बराबर आएगा, नहीं, एक की लेंथ कम आएगी, एक ही लेंथ कम आएगी। भाई ये डिस्टेंस है, क्या है ये डिस्टेंस, और ए क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो बराबर थोड़ी हो सकते हैं। तो यानी जो ए है वो इक्वल नहीं होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी के। रीज़न ये भी दे सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ज़रूरी नहीं है बराबर हो। कब बराबर होते हैं, जब सीधी लाइन में चल रहे हो ऐसे, ठीक है ना। इस टाइम तो बराबर नहीं है, तो अब ये बराबर नहीं है। बाकी उसने कहा जस्टिफाई करो, तो आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो
कुछ भी दो वेक्टर ले लो, जैसे एक ए वेक्टर ले लिया आपने 2i + 3j + 4k, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक बी लिख लो एक सी। क्या करो, ए को दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक बी एक सी, ताकि बी और सी को ऐड करूँ तो ए आ जाए। कर लोगे, इसमें कोई मुश्किल बात थोड़ी है। कुछ भी लिख दो ऐसे i + j + k। क्या किया, ऐसे ही कुछ भी वेक्टर लिख दिया। अब ए में से बी को माइनस करके सी लिख दो, तो क्या आ जाएगा, i + 2j + 3k। सही है ना। अब इससे क्या होगा, जब मैं बी और सी को ऐड करूँगा तो ए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात तो सेटिस्फाई हो गई कि a = b + c। अब आप तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल लो, आपको आते हैं निकालने, a का, b का, c का। निकाल लोगे ना भाई, ए बी सी का मैग्नीट्यूड। तो आपको पता लग जाएगा कि जब हमने तीनों के मैग्नीट्यूड निकाले तो ये चीज़ b + c का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब b का मैग्नीट्यूड और c के मैग्नीट्यूड का जो सम है, वो a के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं आएगा। निकाल के देख लेना, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए पूरा नहीं कर रहा मैं। आगे चलते हैं। तो देखो भाइयों, 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर। कि जो वेक्टर दे रखा है वो यूनिट वेक्टर है, आप x की वैल्यू निकालो। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो ख़त्म है क्वेश्चन। ये a वेक्टर गिवन था, ठीक है। x को चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो अंदर ऐसे, और कह रहा है a यूनिट वेक्टर है। जब a यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाइयों, 1 होगा। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है, आता है ना भाई। बस तो अब x निकल जाएगा। अब इसके बाद भी मैं करूँगा, ये तो बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई ये कह रहा है 6th क्वेश्चन में, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। और ये जो दो वेक्टर है इनके रिजल्टेंट के पैरेलल हो। रिजल्टेंट मैंने आपको बताया था दोनों के सम को कहते हैं। इन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा उसके पैरेलल एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, ठीक है ना। तो हमें ऐसे दो वेक्टर दे रखे हैं, तो पहले हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा भाई, 3i + j, ख़त्म। इन दोनों को ऐड कर लिया, ये आ गया, ये आ गया रिजल्टेंट, a और b का रिजल्टेंट। चाहे तो इसका नाम आप रख दो c, एक नया नाम दे दिया इनको, ठीक है। तो ये अब एक वेक्टर आ गया। हमें इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर निकालना है जिसकी लेंथ 5 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो पहले हम इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ना निकाल लें। आपको पता है ना यूनिट वेक्टर से क्या होता है। जब आप ये यूनिट वेक्टर निकालोगे सी कैप, उससे क्या चीज़ निकलेगी, सी कैप क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो सी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और उसकी लेंथ क्या होगी, 1। फिर हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जो सी की डायरेक्शन में हो जिसकी लेंथ क्या हो, 5। तो जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड वेक्टर, वो क्या हो जाएगा भाइयों, 5 × सी कैप। समझ गए ना कि भाई पहले हमने रिजल्टेंट निकाला ए और बी का सम, उसको हमने सी नाम दे दिया। अब ये जो वेक्टर आया है हमें इसके पैरेलल एक वेक्टर निकालना है जिसकी लेंथ 5 हो। तो पहले हमने सी के पैरेलल एक वेक्टर निकाला जिसकी लेंथ 1 है। कैसे, सी कैप। सी कैप क्या होता है, सी के पैरेलल एक वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो। अब मुझे चाहिए था लेंथ 5, तो मैंने इस सी कैप को क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक नया वेक्टर आ गया जो सी के पैरेलल होगा पर लेंथ क्या होगी, 5। बस हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब बच्चों जो ये जो 7th क्वेश्चन है भाई, 7th, ये तो बहुत ही आसान है। कह रहा है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों गिवन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। ये जो एक वेक्टर है इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक है। तो पहले आप इसको इवेल्युएट करोगे, ए बी सी वेक्टर तीनों पता है, इन तीनों को यहाँ पुट करोगे, एक नया वेक्टर आ जाएगा। चाहे तो आप उसे डी वेक्टर लिख दो, ठीक है। फिर आपको अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब डी कैप निकालना है, बस खत्म। कैसे निकल जाएगा, डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, खत्म है ना। ये तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन। 8th,
कह रहा है शो दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे शो करते हैं कोलिनियर, है ना, लास्ट वीडियो में भी कराया था। एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो सिंपल है, ये बी पॉइंट था, ये ए है, ये सी है, आप रेशियो ले लो k:1। आता है ना ऐसे, तो 11th में भी करें 10th में भी करें, और रेशियो निकाल लेना, आपको ए बी सी तीनों तो पता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही है तो आप खुद ही कर सकते हो। इसमें सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। ऐसा शो करना है कि P जो है वो RQ का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आपको देखो, आपको P का पोजीशन वेक्टर पता है, ये OP है, आपको Q का भी पता है, ये OQ है, OR आप निकाल लोगे सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब आपके पास OR भी होगा और OQ भी होगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, आपको दिखेगा OP आ गया, तो आप कह दोगे कि हाँ भैया P जो है वो RQ का मिड पॉइंट है, ठीक है। ये तो बहुत ही थके हुए क्वेश्चन है। अब आगे के क्वेश्चन है थोड़े अच्छे। तो 10th अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है, अभी हमने किया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे ये जो 11th क्वेश्चन है भाई, इसमें कह रहा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू OX OY एंड OZ आर दीज। क्या कह रहा है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं ऐसे वेक्टर के जो इक्वली इंक्लाइंड है एक्स वाई और जेड एक्सिस पे। यानी एक वेक्टर है जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें शो करने हैं, ये है, करते हैं। देखो आपको पता है कोई भी वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उन्हें हम अल्फ़ा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं, है ना। तो हमें गिवन है वो तीनों एंगल इक्वल है, ऐसा गिवन है, तीनों एंगल क्या है, इक्वल, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है। तो जब भाइयों अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा भी इक्वल ही होगा, ठीक बात है कि नहीं। ये तीनों एंगल इक्वल है तो इनके कोसाइंस भी तो इक्वल होंगे। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि LMN इक्वल हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हो गए। भाई ये L ही तो होता है और ये M होता है, ये N होता है, तीनों इक्वल हो गए। और हमें एक बात पता है, क्या पता है, कि भैया L² + M² + N² जो है वो 1 होता है, पता है सबको ये बात। और LMN तीनों ही इक्वल है, जब तीनों ही इक्वल है तो तीनों को L लिख सकता हूँ मैं, सही है ना भाई, तीनों इक्वल थे ना, तो M और N दोनों की जगह मैंने L लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, चाहे आप तीनों को L लिख लो, चाहे तीनों को M, चाहे तीनों को N, कुछ भी लिख लो। तो 3L² कितना हो गया 1, तो L² कितना आ गया मेरे भाई 1/3, L क्या हो गया ±1/√3 हो गया, और तीनों के तीनों क्या थे इक्वल, तो यानी तीनों डायरेक्शन रेशियो क्या आ गई, L भी हो गया ±1/√3, M भी हो गया ±1/√3 और N भी हो गया ±1/√3। तो ये निकल गया डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है भाई। देखें अगला क्वेश्चन। तो अब आता है बच्चों 12th क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये, एक A वेक्टर गिवन है, एक B और एक C। फाइंड अ वेक्टर D विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B एंड C.D इज़ 15। ये कह रहा है भैया एक D वेक्टर निकालो जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, और आपको ये भी गिवन है कि C.D इज़ 15, ठीक है। करते हैं, इजी है, कैलकुलेशन है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ये 12th क्वेश्चन भाइयों डॉट प्रोडक्ट से भी हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट प्रोडक्ट से इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट सीख लेंगे हम उससे भी करेंगे इस क्वेश्चन को, वहाँ इसकी कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी, छोटा हो जाएगा। फिलहाल हम डॉट से देखते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, ये 3 वेक्टर गिवन है ABC, हमने लिख लिया है पहले से ही। एक D वेक्टर हमें फाइंड करना है जिसे हमने एज्यूम कर लिया है, और हमें ये भी गिवन है कि D जो है वो A के परपेंडिकुलर है, D जो है वो B के भी परपेंडिकुलर है, और C.D 15 है। ये तीनों चीज़ें गिवन है, ठीक है भाइयों। तो जब D और A परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना भाई, तो D.A क्या हो जाएगा 0,
तो इससे क्या पता चला, ये जो ए है और ये जो डी है इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। अभी तक तो डॉट प्रोडक्ट निकालना ही गया होगा ना, क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट इनका, x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इस वाले वेक्टर का और इस वाले का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। ये आई के और जे के और के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। बार बार तो बताना ज़रूरी नहीं है ना कि कैसे निकाला डॉट प्रोडक्ट। फिर एक चीज़ और गिवन है कि डी और बी भी परपेंडिकुलर है, तो जब डी और बी परपेंडिकुलर है तो डी डॉट बी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। दो वेक्टर परपेंडिकुलर यानी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 0। और तीसरा ये दे रखा है हमें सी डॉट डी कितना है 15, सी का और डी का डॉट प्रोडक्ट कितना है 15। कर लो इनका डॉट प्रोडक्ट भाई, सी डॉट डी 15 है तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा सी और डी का, 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 15। अब ये तीन इक्वेशन है आपके पास, इन तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल लो भाई, इतना तो कर ही लोगे अब। ठीक है ना, हो गया। कैलकुलेशन हाँ थोड़ी बड़ी है पर कोई नहीं, करोगे तो हो ही जाएगा। अगर किसी को नहीं आती है तीन इक्वेशन सॉल्व करनी तो मैट्रिक्स मेथड से कर लो भाई, मैट्रिक्स में तो सीखा है, बड़ा हो जाएगा थोड़ा। नहीं तो बता देता हूँ थोड़ा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, है ना, ये उधर चले जाएंगे ना, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो x की वैल्यू आएगी वो इन दोनों इक्वेशन में डाल दो। फिर आपकी ये जो दो इक्वेशन होंगी ये सिर्फ y और z में बन जाएंगी। फिर उन दोनों को सॉल्व करके y z निकाल लोगे, फिर वो y z फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे, x आ जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया इस बात को दोबारा सुनना, समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये खुद ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखते हैं भाई 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट, याद है ना स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं, ऑफ द वेक्टर दिस, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड लैम्डा। क्या कह रहा है कि भाई ये जो दो वेक्टर हैं, ठीक है, मान लो ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा यानी बी प्लस सी, उस सम की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। फिर उस यूनिट वेक्टर का इस वाले तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, अपनी बुक खोल के रखना, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, साथ साथ पढ़ लेना, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो तीन वेक्टर थे, मैंने तीनों के नाम लिख दिए ए बी सी, एक को ए मान लिया, एक को बी, एक को सी। कह रहा है बी और सी का जो सम है, कर लो एक बार बी और सी का सम। बी और सी के सम को मैं नाम दे देता हूँ डी। ठीक है, तो बी और सी का जो सम आएगा यानी कितना आ जाएगा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, ये जो बी और सी थे इन दोनों को हमने ऐड करके डी लिख दिया। अब वो कह रहा है इन दोनों का जो सम है यानी डी है ना, बी और सी का सम मतलब डी, तो डी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा, तो डी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डी कैप निकालना आता है ना, डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। तो ये जो अपना यूनिट वेक्टर आएगा डी की डायरेक्शन में यानी डी कैप, इसका इस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 गिवन है। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, आपको गिवन है डी कैप का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना है 1। ठीक है, डी कैप ये जो अपना वेक्टर है डी कैप उसका ए के साथ, ठीक है ना, समझ गए ना डी कैप क्यों निकाला है। कह रहा था बी और सी का सम, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर, फिर उस यूनिट वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, बस खत्म। अब तो सॉल्व कर ही लोगे। ये आ गया भैया, क्या आ जाएगा ये, डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, यानी डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी। अब आपको सॉल्व करना तो सब आता ही है, डी और ए का डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे ना, ये रहा डी, ये रहा ए,
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना, यहाँ लिख देना भाई, ठीक है। और ये जो डी है इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है, तो डी का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख देना, बस सॉल्व कर देना, लैम्डा निकल जाएगा भाई। कैलकुलेशन रह गई है, कर लेना, ठीक है। तो भाई और बहनों, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मेरे पास ये जो PDF दे रखा है इसमें गलत है भाई क्वेश्चन, ये मिसप्रिंट हुआ है। आपके पास NCERT आपके पास है तो आपको दिख जाएगा क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसमें गलत लिखा है शायद। कह रहा है इफ़ ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड शो दैट द वेक्टर, इसकी जगह यहाँ लिखा होना चाहिए A + B + C, बस इतनी सी ही गलती है। इज़ इक्वली इंक्लाइंड टू ABC, ठीक है, ये नहीं लिखा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, अब पढ़ ले फिर से एक बार। कह रहा है इफ़ ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, कि ABC जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तीनों, ऐसे ये गिवन है हमें, ठीक है। ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये भी गिवन है कि A का, B का और C का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। फिर हमें शो क्या करना है, शो दैट द वेक्टर, ये नहीं लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है A + B + C, के शो करना है ये एक वेक्टर है, अ फोर्थ वेक्टर, ठीक है। एक तो ABC है, एक ये अलग वेक्टर है जो तीनों का सम करके आएगा। तो ये जो A + B + C वेक्टर आएगा, शो करना है इट इज़ इक्वली इंक्लाइंड टू A, B एंड C, यानी जो A + B + C वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, ये A के साथ, B के साथ और C के साथ सेम एंगल बना रहा है, ये हमें दिखाना है, ठीक है भाइयों। करते हैं क्वेश्चन। तो हमने मान लिया कि ये जो A + B + C वेक्टर है, ये θ1, θ2 और θ3 एंगल्स बना रहा है A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर के साथ, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्या मान लिया हमने कि ये जो A + B + C वेक्टर है, ये A वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो है θ1, और B वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो है θ2, C के साथ जो बना रहा है वो है θ3, ठीक है। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली और लिख देंगे साथ में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, हमें गिवन क्या क्या है, एक तो हमें गिवन है कि तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक हमें गिवन है कि ABC तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। हमें शो करना है θ1, θ2 और θ3 इक्वल है, यानी A + B + C इन तीनों के साथ जो एंगल्स बना रहा है θ1, θ2, θ3 वो इक्वल है, ये हमें शो करना है, ठीक है भाइयों। तो ये क्वेश्चन है। अब आपने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि cos थीटा क्या होता है भाई, A.B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, पढ़ा है ना। तो अगर हम cos θ1 निकालना चाहें तो ये किस किस वेक्टर के बीच में एंगल है, एक तो A + B + C और एक A, तो इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा भाई कि जो cos θ1 है, cos θ1 वो हो जाएगा A + B + C डॉट A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A + B + C इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A। समझ गए ना भाई बात, भाई θ1 जो एंगल है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में है, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, आ गया cos θ1, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो cos θ1 क्या हो जाएगा भाइयों, A.A, B.A, C.A, ठीक है। और नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A + B + C और मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। अब भाइयों ये B.C और C.A तो ज़ीरो हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो, इसीलिए B.C भी ज़ीरो हो जाएगा, C.A भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। बच गया ये
ए डॉट ए। ए डॉट ए क्या होता है भाइयों, छोटी मगर मोटी बात, कि ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, होता है ना, और नीचे ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इनटू ए का मैग्नीट्यूड। समझ गए ना, ये दोनों तो ज़ीरो हो गए, ख़त्म। इस ए डॉट ए को हमने ये लिख दिया। अब आपको दिख रहा है इससे स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाइयों, कॉस थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, इससे ये स्क्वायर कट गई, तो ये आ गया। ऐसे ही हम कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 3 निकाल सकते हैं, सही है ना। सिमिलरली हम कॉस थीटा 2 निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सही है ना। और कॉस थीटा 3 क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 3 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में आपको गिवन था कि तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है, सही है, यानी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और डिनोमिनेटर तो तीनों में सेम है, तो यानी ये तीनों जो एंटिटीज़ हैं, तीनों क्वांटिटीज़ क्या हो गई, इक्वल। तो हमें क्या पता चल गया, इससे क्या पता चल गया भाइयों, कि कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 3 इक्वल होगा। ठीक है कि नहीं है भाई, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड सी तो इक्वल ही थे, तो इसीलिए ये और ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 3 इक्वल होगा। इसका मतलब थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 इक्वल हो गए ना, तीनों इक्वल। तो यही तो लाना था कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, फिर हम नीचे लिख देंगे सुंदर सी इंग्लिश में, हेंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है भाइयों, हो गया क्वेश्चन। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब भाइयों देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है 15th में, प्रूव दैट दिस डॉट दिस इज इक्वल्स टू दिस इफ एंड ओनली इफ ए बी आर परपेंडिकुलर। ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर। गिवन ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, ए और बी दोनों क्या है, नॉन ज़ीरो वेक्टर, और हमें शो करना है कि ये दोनों साइड तभी इक्वल होंगी जब ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। तो सिंपल है, हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, है ना। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये और ये इक्वल हो जाए। इसको खोलते हैं ज़रा, क्या आएगा देखो, क्या आएगा भाइयों, इसको खोलेंगे तो ए डॉट ए, ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, और ये तो है ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये ए डॉट बी है, इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। क्या आ जाएगा भाइयों, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, तो भाई ये दोनों साइड कब इक्वल होंगी, ये ड्रामा फालतू है ना इस साइड, ये ड्रामा एक्स्ट्रा है, या यूँ समझ लो ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो कट जाएंगे ना। तो यानी कि हमें पता चला कि ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी शुड बी ज़ीरो। सही है ना, ये दोनों माइनस हो गए ना, उधर जाके कट गए, ये आ गया। या यूँ समझ लोगे दोनों साइड इक्वल कब होंगी, जब ये हिस्सा नहीं होता, यानी ये ज़ीरो होता। तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाइयों, कि ए डॉट बी ज़ीरो है ना। तो और ए डॉट बी कब ज़ीरो होता है भाइयों, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। सही बात है, तो बस यही तो शो करना था
क्या शो करना था कि ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब ए बी परपेंडिकुलर होंगे। खत्म, इजी। बड़े भाइयों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, एंड ए डॉट बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ए बी सी डी में से हमें बताना है। ठीक है, क्या चाहता है, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। सही है, अब ध्यान से समझना भाइयों, ये 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ठीक है, आपको दिख रहा है पहला नंबर तो पॉजिटिव है क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव होगा। आपको दिख रहा है दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड है। और ये तीसरे नंबर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर हम क्या चाहते हैं कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट आए वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आए, यानी पॉजिटिव आए। तो क्योंकि ये दोनों पहले से ही पॉजिटिव है, कॉस थीटा का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तभी तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक बात है कि नहीं, यानी ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है ये पॉजिटिव तभी होगा जब कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। सही बात है कि नहीं भाई, कॉस थीटा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो नहीं हुआ, यानी कॉस थीटा अगर लेस देन ज़ीरो हो गया, कि कॉस थीटा नेगेटिव हो गया, अगर कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हम तो चाहते हैं पॉजिटिव, है ना। तो इसीलिए कॉस थीटा लेस देन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो आपको पता है कॉस थीटा ज़ीरो से ज़्यादा कब होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, बस वही आपने देखना है कि कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है। देख लो ऑप्शंस, 0 से π/2 कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, हाँ होता है। ये 0 से π/2 इसमें भी पॉजिटिव होता है, 0 से π इसमें तो नेगेटिव होता है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना भाई। 0 से π का मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट आ गए, इसमें भी फर्स्ट सेकंड दोनों आ गए, तो कहीं पे पॉजिटिव होता है कहीं पे नेगेटिव, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ये दोनों सही हो सकते हैं, ये भी और ये भी। अब कौन सा सही है, ये क्या दिखा रहा है 0 से π/2 के बीच में है, लेकिन 0 या π/2 नहीं है। तो क्योंकि 0 से π/2 के बीच में है तो पॉजिटिव तो होगा लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 कब होता है, जब थीटा π/2 के इक्वल होता है। पर हम चाहते हैं कि वो 0 के इक्वल भी हो जाए तो भी चलेगा, यानी एंगल अगर π/2 हो तो भी चलेगा। तो हम ये वाला ऑप्शन मार्क कर देंगे भाई कि थीटा अगर 0 से π/2 के बीच में हुआ इन क्लोज्ड इंटरवल, कि π/2 भी हम रख सकते हैं क्योंकि cos π/2 0 हो जाएगा, तब भी ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर इज़ बी। ठीक है भाइयों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं, ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। देन ए प्लस बी इज़ अ यूनिट वेक्टर इफ़, कह रहा है ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा जब थीटा कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है। ये क्या पूछना चाह रहा है कि अगर ए और बी यूनिट वेक्टर हैं तो ए प्लस बी कब यूनिट वेक्टर होगा, जब थीटा कितना हो। तो हमने क्या देखना है कि ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होना चाहिए, यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। तो हम वो कंडीशन निकालेंगे, थीटा की वो वैल्यू निकालेंगे जब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1। जबकि ए और बी का तो पहले से ही मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। तो हमें क्या दे रखा है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, और हमने मान लिया कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो इससे हमें पता लग जाएगा थीटा क्या होना चाहिए कि ये 1 हो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग कर लूँ भाई दोनों तरफ, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया। अब आपको वही पता है छोटी मगर मोटी बात कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। ठीक है, खोल देते हैं भाई इसको। तो ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी। ठीक है भाई, अब ये पता ही आपको क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर।
है ना। ये भी पता है क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और ये पता है ए डॉट बी है और ये भी ए डॉट बी है, तो ऐड होके क्या हो गए, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो ए और बी के मैग्नीट्यूड क्या है, 1, तो हम इधर ए और बी के मैग्नीट्यूड 1 लिख देते हैं, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। और इस ए डॉट बी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, ए डॉट बी होता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, होता है भाइयों, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ना ये। अब ये क्या हो गया, ऐड होके 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये कितने हैं, ये दोनों मैग्नीट्यूड तो 1 है। समझ गए ना क्या हुआ भाई, ये 1 और 1 2 हो गया, उधर जाके माइनस हो गया, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। और ये ए और बी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है इनको हमने 1 लिख दिया। ठीक है। तो अब यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा भाई, -½ अब आप थीटा निकाल सकते हो। कॉस 1/2 कितने डिग्री पे होता है भाई, 60 पे होता है शायद, है ना, π/3 पे। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस हटाने के लिए cos π माइनस थीटा, पता ही होगा कि cos π माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो थीटा कितना आ गया भाई, π माइनस π/3, यानी थीटा हो गया 2π/3। तो यानी ए और बी के बीच का एंगल अगर 2π/3 होगा तभी ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो थीटा कितना आ गया, 2π/3। ठीक है भाइयों, तो आपको मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए जो भी दिए थे लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, बट उससे पहले ये सब कुछ अच्छे से कर लेना भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।